क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस और प्रीलिम्स में जो आ सकते हैं वो ये वाले हो सकते हैं। देखिए, हाउ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। आज इस पे जो है बात जो क्लियर हुई है उसको देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव, ठीक, ये जो इनिशिएटिव है किसका, सीईएम का, किससे संबंधित है जानेंगे। और हिमाचल प्रदेश द्वारा ओलावृष्टि यानी कि जो ओले गिरते हैं ना उसको जो है ख़त्म करने के लिए बंदूक का परीक्षण करना है। तो बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब ओला ही नहीं गिरेगा तो जो है फसल का नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में सेब की जो खेती होती है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें काफ़ी अच्छा ही कदम हो सकता है। क्या और डिफरेंट है, पहले भी कर चुके हैं लेकिन इस बार क्या डिफरेंट हो जानेंगे। इंटरनेट थ्रू एलईओ सेटेलाइट्स, एलईओ सेटेलाइट्स क्या होती हैं, आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट वाली। ठीक, लोअर अर्थ ऑर्बिट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, सब जानेंगे। G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील मीन्स फॉर इंडिया, G7 जिसमें कि इंडिया नहीं आता है। ठीक, इंडिया किसमें आता है, G20 में आता है। ठीक, तो G7 ने एक कॉर्पोरेट डील करी है, इसमें किस तरीके से कर जो है कैसे क्या चीज़ लगाए जाएंगे इसके बारे में जानेंगे। आज देखिए 7 जून को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, यानी कि खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। आप लोग को बता दें यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप हमारा चल रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। कार्बेवैक्स नाम की वैक्सीन जो है वो किस तरीके से अलग है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इंडिया ने भारत की दूसरी स्वदेशी, पहली कौन सी थी, कोवैक्सीन थी। ठीक, कोविशील्ड जो है वो तो रेप्लिका है आपकी जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली। दूसरी जो है ये कार्बेवैक्स है। अब इसको जो है अनुमति दे दी गई, दूसरी स्वदेशी वैक्सीन, इसको दिया गया है अनुमति। और इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ डोजेस की इसकी जो है ऑर्डर भी दे दिया है। ठीक, इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी, हैदराबाद बेस्ड है। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था कि साल के अंत तक 2 करोड़ से ज़्यादा डोजेस हो जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें नोवावैक्स भी थी। मैंने कहा था शायद नोवावैक्स जो है इसके बाद आने वाली है, लेकिन कॉर्बेवैक्स जो है पहले इसको दिया गया है। ठीक, ये किस पे डिपेंडेंट है, किस पे बेस्ड है ये वाली वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन पर जो है बेस्ड है। पुनः संयोजक प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन। ठीक, इसका अर्थ ये होता है कि जो स्पाइक प्रोटीन है ना, जो जैसे ये आपका कोरोना वायरस है, इसमें जो इसके कांटे निकले हुए ना, ये कांटे ही इसको अलग बनाते हैं। और यहाँ पे इसका स्पेसिफिक पार्ट, पूरे वायरस की, ये पूरा वायरस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये स्पाइक को, ये कांटे को बनाने वाला जो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है, इसको बनाने के लिए जो है इस वैक्सीन में वो किया जाता है कि इससे स्पाइक प्रोटीन बनता है। ठीक, बॉडी में इसको डाला जाता है वैक्सीन को, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये वाला प्रोटीन होता है जिससे स्पाइक बनता है, ये कांटा। और इसके स्पाइक बनने पर क्या होता है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है, वो इसको ख़त्म कर देती है स्पाइक को, और फिर याद कर लेती है, जैसे आप लोग पहले पता है। फिर आगे मतलब कभी जो है नेचुरली, मतलब किसी तरीके से कोरोना वायरस पूरा आता है तो स्पाइक के साथ में ये तो आएगा, तो जैसे ही आता है ये तुरंत याद करता है, हमारी बॉडी इसके ऊपर जो है हल्ला बोल देती है। तो ये इसका सिंपल सा यहाँ पर ये है। वायरस स्पाइक प्रोटीन वही है जिसकी वजह से वायरस जो है आसानी से सेल के अंदर घुस के और अपने आप को रेप्लिकेट डिजीज फैलाता था। तो इस प्रोटीन को, सिर्फ इसी प्रोटीन को डाला जाता है जिससे कि कांटा बन रहा है, ठीक, स्पाइक बन रहा है, और पूरे वायरस को नहीं डाला जाता है। ये वाला इस तरीके से कॉर्बेवैक्स जो है वो बाकियों से अलग है। ठीक, और बॉडी जो एक्सपेक्टेड है वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है। ये चीज़ में आ गई। तो देयरफॉर जो रियल वायरस का अटैम्प्ट जब होता है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसके ऊपर हल्ला बोल कर देती है। देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी जो है आपकी वैसे ही है जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारे यहाँ जो है, उसकी वैक्सीन जो बनती है उसमें भी यही चीज़ उसकी आती है। ठीक, पूरा वायरस ना भेज के उसके किसी एक प्रोटीन को हम लेते हैं जिससे कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, या फिर उससे जो है एंटीबॉडीज़ का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स लेकर, और फिर वो आगे कभी होता है तो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। समझ में आ गई बात।
और ये कॉर्बेवैक्स विल बी द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जिसने कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इस तरीके से। नोवावैक्स भी जो है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बना रहा है, लेकिन अभी उसको एथोराइजेशन नहीं मिला है। कार्बेवैक्स जो है इंडिजिनियसली स्वदेशी बनाई गई है और इसको जो है इसकी ट्रेस ये बेयर जो कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, ये एक दशक से इस तरीके से काम कर रहा था सार्स और मर्स के ऊपर, जिसके ऊपर ये नोवल कोरोना वायरस है ना, जो मतलब पहले ये इसी वेश में था आपका सार्स, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में के नाम था। इसको क्या बोला जाता है? नोवल कोरोना वायरस। तो ये जो है इस पे पहले से ये कॉलेज स्कूल है काम कर रहा था एक दशक से, इसी पे अब काम देखो काम आ गया। जब ये नोवल वाला हुआ तो इसी को ही जो है कार्बेवैक्स ने यूज़ किया है। सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रोटीन को जब ये बना लेते हैं, जिससे स्पाइक बन रहा है, कांटा बन रहा है, फिर उसको यीस्ट में डालते हैं, ठीक। और यीस्ट में डालने के बाद इसको फिर जब वो खूब ज़्यादा बन जाता है तो उसके बाद जो है इस प्रोटीन को प्यूरिफाई कर लिया जाता है ताकि इसमें यीस्ट का मटेरियल ना हो, और फिर जो है इससे हम इसमें सहायक यूज़ करते हुए ये पूरा जो है वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। वायरस जो है किस तरीके से डिफरेंट है, ये जो अप्रूव हुई हैं कई सारी वैक्सीन हुई हैं, जैसे mRNA वाली जो वैक्सीन है फाइजर और मॉडर्ना की है। वायरल वेक्टर पूरा वायरल ही भेज दे रहे हैं। वायरस वो कौन कौन सी वैक्सीन है? एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, कोविशील्ड, जॉनसन जॉनसन, स्पुतनिक वाली, और ये वाली जो है जो कोवैक्सीन हो गई, जो दूसरी वाली हमारी पहली जो है वो इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड वायरस भेजा जाता है। ये सारी अलग अलग हो गई ना, तीन तरीके की हैं। तो जो हमारी कार्बेवैक्स है वो वाली कौन सी है? देखो इसमें जो है कार्बेवैक्स में क्या होता है, जैसे कि mRNA वाली, ठीक, जो फाइजर वाली थी, और वायरल वेक्टर वाली, ठीक है, जैसे एस्ट्राजेनेका वाली, उसमें भी क्या होता है कि जो सिर्फ स्पाइक का प्रोटीन है उसी पे टारगेट करती है ये वैक्सीन, वैसे ही कार्बेवैक्स भी कर रही है। और आपका इनएक्टिवेटेड वाला होता है जिसमें कि पूरा, जिसमें किल्ड वाले जो वायरस भेजे जाते हैं, SARS-CoV-2 वायरस, ठीक, उसमें क्या होता है पूरा एंटायर स्ट्रक्चर भेज दिया जाता है, ठीक। तो इसमें कार्बेवैक्स में सिर्फ स्पाइक प्रोटीन, और mRNA और वायरल वेक्टर कोविड-19 वाले में भी सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पे ही जो है टारगेट करने वाली वैक्सीन ये करती है, ठीक। वायरल वेक्टर और mRNA जो वाली वैक्सीन है, इसमें एक कोड बनाया जाता है। कोड ये सेल्स जो हमारी होती हैं बॉडी की, उसमें ये इंड्यूस करते हैं कि स्पाइक प्रोटीन बनाओ। जब स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं तो इनके ऊपर हमारी बॉडी जो है हमला कर देती है। बात समझ में आ गई? लाइक ऑल अदर मोस्ट अदर कोविड-19 वैक्सीन, कार्बे वैक्सीन भी जो है इसमें भी 2 डोज लगाए जाएंगे और बहुत सस्ती होगी, चीपेस्ट भी हो सकती है हिंदुस्तान में, ठीक। हमारा अगला टॉपिक है आपका क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल, ठीक। क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल ये एक तरीके का इनिशिएटिव है यूके और इंडिया की तरफ से, और इसने अभी इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव को चालू किया है। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री से संबंधित है। डीप डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है, ये इनिशिएटिव है किसका? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का। अब क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल से है, इससे हमें और क्या समझना है कि यूके और इंडिया का पहल है, और भैया क्लीन एनर्जी संबंधित है यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल हम और ऐसा जो है इंडस्ट्री में मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े यानी कि दक्षता बढ़े। कैसे बढ़ेगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट बनाते थे, 10 प्रोडक्ट बनाते थे और उसके लिए 1 कुंटल मान लो जो है आपका कार्बन लगता था, ठीक। तो एनर्जी दक्षता बढ़ने की जो बात है, ठीक, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ने की जो बात है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, वो ये हो सकती है कि 10 प्रोडक्ट आप फिर बनाओ, लेकिन आधा कुंटल ही कार्बन अगर लगे तो कोयला लगे अगर, ठीक, तो दक्षता बढ़ गई ना, इनपुट कम हो गया है लेकिन आउटपुट सेम है, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो ये सब चीज़ें करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो है उसको खत्म, एमिशन को रोकना है, ये चीज़ है पूरी। और उसके लिए जो है यूके और इंडिया ने मिलकर जो है किसके साथ कोऑर्डिनेट किया है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री संबंधित है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, UNIDO जो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये चीज़ पूरी समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई ना? इस तरीके से पढ़ा करो जो एग्जाम से आपके इंपॉर्टेंट है। 12वां जो है चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल अभी हुआ था, ठीक। और ऑब्जेक्टिव इसका यही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाना है, लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाना है। और इंडिया का जैसे कि INDC में, ठीक, INDC में इंडिया ने बताया ना कि हमें अपना एमिशन इंटेंसिटी को कट करना है, कम करना है 2030 तक, कितने जी, हर जो यूनिट है GDP के उसके
33 से 35% तक। अब देखो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं कहता हूँ कई बार। क्या आपने ये सोचा है कि जो चीज़ हम यहाँ पे कम कर रहे हैं उसका लिटरल मीनिंग क्या है? यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसी अगर चाहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि जो ये आंखों के नीचे से बार बार आपको निकलना, आपका फोकस कहाँ पे है? 33 से 35, 33 से 35। बस यूपीएससी क्या पूछेगा? व्हाट इज एमिशन इंटेंसिटी, यानी कि उत्सर्जन तीव्रता क्या है। बात समझ में आ रही? यही चीज मैं आपको बताता हूँ, ये अलग करता है तैयारी को। आप पढ़ते हो लेकिन जो पढ़ना चाहिए उस पे जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं उसको इग्नोर करके चलते हो, गलती करते हो मॉक टेस्ट में लेकिन सुधार नहीं करते हो। तो ये जो कमियां हैं इनको सुधारना जरूरी है। अब एमिशन इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि हर एक यूनिट जो जीडीपी की हमारी बन रही है, ठीक, उसको बनाने में मान लीजिए 100 कोई जो है एमिशन होता था, ठीक, इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, एमिशन मान लीजिए मेथेन का हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको इक्विवेलेंट बना लेंगे CO2 के बराबर, ठीक, और 100 होता था। तो उस 100 में से हर यूनिट जीडीपी के बनाने के लिए इस 100 में से 33 से 35% तक कटौती हमें लानी है 2030 तक। बात समझ में आई? ये चीज होती है क्लियर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्या है? ठीक, CEM का है, ये तो पता ही है। ग्लोबल कॉलिशन है आपकी निजी और सार्वजनिक संगठनों की, और इसमें लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाना है। इसको UNIDO का जो है इसके साथ में समन्वित किया गया है। ये कोलैबोरेशन है, सहयोग है कई सारी राष्ट्रीय सरकारों का, और इसमें कार्बन का मूल्यांकन किया जाता है। एम्बिशियस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स देखे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट को, निवेश को जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि किसमें करें? लो कार्बन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करें। डिजाइन इंडस्ट्री, डिजाइन ऐसी बनाओ कि उसमें वेंटिलेशन ज़्यादा हो। मेरी बात समझना, किसी बिल्डिंग में वेंटिलेशन ज्यादा अच्छा कर दोगे तो एसी की जरूरत कम पड़ेगी। समझ में? डिजाइन, इंडस्ट्री डिजाइन गाइडलाइन ऐसी करो कि जो है एनर्जी का कम यूज हो, क्योंकि एनर्जी कोयला से बन रही है तो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आई? तो IDDI जो है कोल, ये यूके और इंडिया का है। अब इसमें करंट मेंबर जर्मनी और कनाडा भी आ गए हैं, कनाडा, ठीक। तो अगला ये देखिए क्या है, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है? ये बनाया गया था UNFCCC के अंतर्गत ही कोपनहेगन में 2009 में, ठीक। और इस फ्रेमवर्क जो है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का, इसको अडॉप्ट किया गया था आपका 7th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 2016 में। और इसमें डिफाइन किया गया था कि इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक, बोल बचन वाली बातें, क्या सिद्धांत, क्या होना चाहिए क्या नहीं। अभी इसमें 29 कंट्रियां पार्ट हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका जो मेन फोकस है, ध्यान जो केंद्रित है, वो 3 ग्लोबल क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज पे है। पहला क्या है कि भैया ऐसे पढ़ेंगे अब नीचे से, इन क्लीन एनर्जी सप्लाई करो। अच्छा आप बताओ SDG में क्लीन एनर्जी का वर्ड कौन से गोल में आता है? यही होती है इंटरलिंकिंग चूल। एक बार अगर सीख गए तो नंबर आएंगे फुल। वाह यार, ये तो राइमिंग हो गई। ठीक, करो इंटरलिंकिंग चूल, नंबर आएंगे फुल। गुड। तो चलिए, ये है कि क्लीन एनर्जी सप्लाई जो है, अब इसमें हमें सप्लाई भी क्लीन एनर्जी वाले से देनी है, मतलब सोलर से या फिर विंड से, इस तरीके से देनी है, ठीक, बायोमास से। और उसके साथ क्लीन एनर्जी एक्सेस भी होना चाहिए, मतलब जो आपने मान लो जो एनर्जी बना ली सोलर से, विंड से, लेकिन वो घर में जो है अगर बल्ब नहीं जला पा रही तो उस एनर्जी का क्या फायदा, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें एनर्जी एफिशिएंसी भी इंप्रूव करनी चाहिए। हम बनाए भी तो, हम अगर यूज़ कर रहे थे पहले 10 यूनिट, तो हमारा काम भी चलता रहे, और अगर हम इसको 6 यूनिट में वो काम चल जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये वाली चीज़ है। इस तरीके से आसान भाषा में पूरी चीज़ समझते चलना। देखो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि ओला जो गिरता है तो उसको नहीं गिरने देंगे, हम उसको वाटर ड्रॉपलेट में बदल देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी सेब की खेती वो बर्बाद नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश ने कई बार ऐसा जो है वो पहले भी निरीक्षण कर चुके हैं। USA से मंगाई है, सॉरी किसी कंट्री से, कई कंट्रियों से उन्होंने ये वाली जो है बंदूक मंगाई है, जिससे कि ओला गिरता नहीं है। ओला जो होता है बादलों में ही क्या होता है कि वो पानी की ड्रॉपलेट बन जाता है, जिससे कि पानी बरसता है, ओला नहीं गिरता है। ओला जानते हो ना, किसी के सर्वर पे गिरा हो तो जरूर बताइएगा। तो ये चीज़ है, तो पहले मंगा चुके थे। अब की बार जो ये गन है वो इंडिजियसली इंडिया वालों ने खुद से बना ली है, ठीक। इस गन का जो है शेप ऐसा है कि इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का है, और ये ऐसे लगी हुई है। ये क्या करता है, जैसे बादल ये बना हुआ है, ठीक।
अब ओला कैसे बनता है यहीं पे सब समझ लेते हैं। ओले में क्या होता है कि जब लो प्रेशर एकदम बढ़ता है बनता है, तो देखो पानी आपको मालूम है बरसता है तो कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे ये बादल ऐसे जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ये जब इससे टकराया तो ये ऊपर उठता है तो बारिश हो जाती है। ठीक, एक तो ये होता है। एक होता है तरीका कि लो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये सीधे ऊपर ऊपर उठने लगता है, तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और उस वजह से जो है जैसे ऊपर जाता है ठंडा होता है तो बारिश हो जाती है। तो जैसे बादल कंडेंसेशन हुआ, बादल बना, तो इसमें से क्या होता है पानी जो है वो नीचे आने लगता है, तो हवा जो है यहाँ पे बहुत तेजी से इसको ऊपर फिर ले आती है, फिर ऊपर जाती है, ठंडा हो जाता है। तो बादल आपको मालूम है किस चीज़ों का बना होता है? आइस क्रिस्टल्स। ऐसा ज्योग्राफी और ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, मौज आने लगेगी पढ़ाई में। मौज मौज जो है ना वो वो चाहिए आपको। तो आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट का बना होता है कि नहीं होता? वो तो बोलो अपनी जगह पे, जय माता दी। तो यहाँ पे क्या है, आइस क्रिस्टल जैसे ही वापस जाता है तो ऊपर जाके और ठंडा लगता है, तो इस पे जो आइस क्रिस्टल और जम जाते हैं, फिर ये नीचे गिरने लगता है। ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं आज भैया जी। देखो नीचे गिरने लगता है, जैसे नीचे गिरता है इसको फिर हवा यहाँ से लो प्रेशर काफ़ी तेज है, कन्वेक्शन हो रहा है, तो फिर इसको ऊपर खींचता है इसी को ही, तो ये और बड़ा शेप हो गया। ठीक, फिर ये ठंडा यहाँ पे लगता है, फिर इसके लिए ऊपर लेयर चढ़ जाती है, फिर ये नीचे जाता है, फिर इसको ले आते हैं, फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि ओले के शेप में नीचे गिर जाता है। ठीक, ये होता है। अब जो ओला है ये बन ही ना पाए, यहाँ से देखिए इसमें एसिटिलीन करके जो है वो डाला जाता है और इससे शॉक वेव्स भेजी जाती हैं। शॉक लगेगा, शॉक लगा लगा वाली बात है। तो यहाँ से ऐसे शॉक वेव्स घूं घूं करके जाएगी और ये जो ओला बन रहा है इसको तोड़ देगी। तो उससे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट ही गिरेंगी नीचे, ओला नहीं गिरेगा, जिससे कि फसल की नुकसान नहीं होगी। और ऐसा करने के लिए स्वदेशी मशीन एंटी हेल गन बना दी गई है। ठीक, वाली पिक्चर याद है, हेल मोगेम्बो? तो वो वाला हेल का मतलब होता था जय, जैसे हेल हिटलर, तो यहाँ पे हेल लेकिन ओला है। ओला कौन सा है? जो काड़ी वाला होता है वो वाला ओला नहीं है। यहाँ पे वो वाला ओला है जो बादलों से गिरता है और जो है एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और ज़्यादातर एक चीज़ बता दूँ, देखो कि जो जो मानसून का सीज़न होता है हमारा, ठीक, 1 जून से 15 जून से वैसे माना जाता है मौसम विभाग के द्वारा, 15 जून से 15 सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून, इससे पहले आएगा ये, ध्यान रखना। ओला कभी इसके बीच में नहीं गिरेगा, कभी गिर जाए तो मेरा नाम मत लेना, वैसे मतलब ज़्यादातर, ठीक, जनरली इससे पहले गिरता है ये। ठीक, ये चीज़ है। और मानसून के टाइम पे नहीं गिरेगा, ये है। और ये एंटी हेल गन बना ली है और वहाँ के जो मिनिस्टर उन्होंने इंस्टॉल करी है ट्रायल बेसिस पे। इसका मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे करके होगी। ठीक, ये ऐसे ऐसे घूम ऊपर भेजेगी। ठीक है, उल्टा कौन होता है ये सब मैंने आपको पहले, हाँ, इसमें कौन कौन सा होता है, एसिटिलीन गैस डाली जाती है एयर, जिससे कि ये वेव जो है ट्रैवल फास्ट करती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की तरह। जो शॉक वेव्स होती हैं वो स्टॉप ड्रॉपलेट को जो है स्टॉप कर देती हैं क्लाउड में, और इनको ट्रेन जो हेल स्टॉर्म है उसमें टर्न नहीं होने देती और रेन ड्रॉप की तरह इसको नीचे गिरता है। हेल स्टॉर्म पहले भी जो है इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से ख़रीदा था, फिर इन्होंने न्यूजीलैंड से ख़रीदा, अब इन्होंने खुद से बना लिया। ठीक, वहाँ से मंगाया, फिर उनके सबको समझ के रिवर्स इंजीनियरिंग से कहते हैं, हालांकि ये शायद नहीं हुआ है। तो मेन चीज़ ये है कि हेल कैसे बनता है, कैसे बनता है, देखिए यूके की जो डेफिनेशन है वही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में बनता है। क्यूमुलो निम्बस काला सा क्लाउड होता है, लंबा सा। ठीक, तभी तो बार बार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये मोटा होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और मोटा होता है। ठीक, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और मोटा होता है। इतना मोटा हो जाता है, इसका भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फिर जो ऊपर जो हवा फेंक रही है उससे रुक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। यही प्रोसेस इसमें सब यहाँ पे बताया गया है, आसान भाषा में एकदम जो है आपको समझ में आ गया होगा। हेल जो है बिग इशू क्यों है, बार बार जो है सेब की खेती नुकसान कर देते, तो बिग इशू तो वही है। ठीक, तो ये है। तो एप्पल, आपका एप्पल हो गया, पियर्स हो गया, चीकू, ये सब जो है इनको जो है नुकसान पहुंचाता है। हेल प्रोन एरियाज जो है वो नारकंडा, थियोंग है, यहाँ पे ऑर्चर्ड होते हैं और बागवान और ये सब इनको खतरे में डालता है। देखिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा देनी कौन दे रहा है? एक कंपनी है, वन वेब। ठीक, ये जो है 36 सैटेलाइट का जो है बैच अब रशिया से भेज रहा है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक, इंडिया की तरफ से भारतीय एयरटेल जो है उसने भी भेजा है, रशिया भी इसमें सम्मिलित है, अभी बताता हूँ। ठीक, तो ये सैटेलाइट भेजेगा और ये सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगी। ठीक, ये हो गया आपका धरती, इसमें जो है ये आपका हो गया लोअर अर्थ ऑर्बिट, और इसमें ये ऊंचा सा जो हो गया जिसको हम लोग जो है यहाँ से अगर जोड़ोगे तो ये करीबन 36,000 कितना होता है,
36,000 जो होता है ये आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी वाला ऑर्बिट होता है। ठीक, तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में अब जितना पास आप रहते हो उतना ज़्यादा लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी मतलब जो इंटरनेट की स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके 36,000 जियो स्टेशनरी वाली सेटेलाइट से अगर भेज रहे हो इंटरनेट तो वो थोड़ा टाइम लगेगी और जो है हो सकता है कि उतनी तेज़ी से स्पीड भी ना आए। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये अच्छा ही है। अब इसमें कई सारी कंपनियों कंट्रियों ने मिलकर ये जो है इसमें कई सारे जो है 218 तो अभी कर दिए हैं ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट, जिससे कि ये क्या करेंगे 5 to 50 डिग्री नॉर्थ जो है, ठीक, उसमें इंटरनेट अभी प्रोवाइड करने लगेंगे। और जो है विगत वर्ष आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को ये जो है इसी तरीके से लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजकर ये वन वेब के जरिए जो है पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए। ठीक, और ये पूरी दुनिया में 2022 तक ये काम करना चाहते हैं और 2021 तक ये जो है आपका जून 2021 तक 5 से 5 डिग्री नॉर्थ जो आपका ये अक्षांश है इसके ऊपर जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में जो है इंटरनेट ये देने लगेंगे। ठीक, 5 to 50 वाली सर्विस है। नॉर्थ के ऑल रीजन जो है नॉर्थ टू 50 डिग्री लेटीट्यूड वो वहाँ पे अभी जून 2021 तक हो जाएगा और 648 सेटेलाइट हो जाएंगी, तब ये ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेंगे कि अभी जो है कितने 218 है। ठीक, समझ में आ गई बात। और ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है और इसके जरिए जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज दी जाएंगी पूरी दुनिया को। 2010 में ये कंपनी चालू हुई, बैंकरप्ट हो गई। ठीक, दिवालिया घोषित हो गई, लेकिन फिर जो है इसको यूके गवर्नमेंट, ह्यूग्स कम्युनिकेशन, सुनील मित्तल की भारतीय, सॉफ्ट बैंक हो गया, ये आपका यूतेसलात हो गया, यूरोपियन सैटेलाइट ऑपरेटर हो गए, इन सब ने मिलके और एयरबस जॉइंट वेंचर बना लिया फ्लोरिडा। हर दिन ये जो है 2 सैटेलाइट बना सकने की इनकी कैपेसिटी है। लॉन्च रोल आउट हुआ फ्रेंच कंपनी की एरियन स्पेस, रशिया का मेड सोयज रॉकेट, ये सब लोग ने मिलकर चालू कर दिया और कंपनी ने अनाउंस किया कि इंडिया के मार्केट में भी 2022 तक देने लगेंगे। जो एलईओ में जो टेक्निक है 1990 से इसमें सेटेलाइट डाल के जो है कम्युनिकेशन की सर्विसेज दी जा रही, ये एक ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, आपके अर्थ के इर्द गिर्द 500 से 2000 किलोमीटर तक होता है। और ये जो है आपका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सेटेलाइट है 36,000 किलोमीटर, ये वैसे अगर देखा जाए तो 35,786 किलोमीटर होता है टू बी प्रिसाइज। ठीक, और लेटेंसी कम होती है, इतना करीब हो तो एलईओ तो भाई करीब ही है ना 36,000 किलोमीटर से, तो ज़्यादा अच्छी स्पीड और वो दे सकता है। इसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही जो जैसे हमारे यहाँ जो टावर लगे रहते हैं फाइबर ऑप्टिक के जरिए जो है ट्रेवल करता है इंटरनेट, तो उससे तेज़ हो सकता है ये स्पेस के थ्रू अगर हम देंगे तो। और इसमें काफ़ी जो पोटेंशियल है, जो ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क्स हैं उनसे तेज़ी से जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और एलईओ सेटेलाइट जो है, खुद सेटेलाइट जो घूम रही है ऐसे 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 अर्थ के, वो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है और फुल सर्किट 90 से 120 मिनट में जो है पूरा घूम लेती है एक बार। ठीक है, और ये चीज़ है कि क्रिटिसिज्म इसका यही है कि अरे जो है आपका कैसलार जो है सिंड्रोम हो सकता है। कैसलार सिंड्रोम ये क्या होता है, ये मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ पेड ग्रुप में, तो वो लोग तो प्लीज़ जवाब जरूर दे देना। ठीक है, कैसलार सिंड्रोम क्या है, और क्रिटिसिज्म यही है कि जो है डेब्रिस फैल सकता है और ये वाली जो रिक्वेस्टेड लाइसेंस एक कंट्री में तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, कई सारी कंट्री हैं, कैसे आप एक लाइसेंस दे सकते हो। ठीक, इसका उपयोग जो है नाइट स्काई में जो खगोलविद हैं उनको जो है चमक इसमें से आ जाती है तो पूरी लाइनें धारियाँ निकलती हैं जो वो सनलाइट जब इसके स्पेस की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, पावर ऑफ बैलेंस, और इतने सारे लोग स्पेस जंग फैल सकता है और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है। केस्लर सिंड्रोम आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है GS7 कॉर्पोरेट टैक्स डील का भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए अभी क्या हुआ, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जिसमें कि अभी भारत नहीं है, उसने एक ऐतिहासिक डील लगाई है जिसमें कर यानी टैक्स किया जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज को, जैसे कि गूगल किसका प्रोडक्ट है, अल्फाबेट का। ठीक, याद रखना अल्फाबेट का है। फेसबुक हो गया, ठीक, अमेजोन हो गया, अमेजोन सॉरी, ठीक, अमेजोन हो गया, इन सब के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर बैठे आके और लंदन में हुई मीटिंग और इसमें कुछ चीज़ों पे बात हुई, उस चीज़ों पे बात कर लेते हैं। डिसीजन देखिए क्या लिए गए, ये वाली चीज़ें यहाँ फिर से थी तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डिसीजन लिए गए, पहला डिसीजन जो है
कि ये रेटिफाई किया गया। अच्छा, रेटिफिकेशन कई बार आप लोगों ने क्या देखा होगा, रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि उस नेशन ने, मान लीजिए इंडिया ने कोई कन्वेंशन रेटिफाई किया, तो मतलब इंडिया ने अपने यहाँ नेशनल लॉ, संसद ने कोई लॉ बना दिया, इस उस कन्वेंशन को भारत में अपने राष्ट्रीय लेवल पे लागू करने के लिए लॉ बना दिया, तब वो रेटिफाई हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई पहली चीज। रेटिफाई कर दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, कहां, जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए गूगल आया, भारत में पैसे कमा रहा है लेकिन यूएसए में टैक्स भर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जहां से ऑपरेट कर रहे हो, पैसे छर रहे हो, मतलब कमा रहे हो, वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहला निर्णय हो गया ये। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। भारत में अभी कितना कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा है बताइए? बजट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बजट में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है ना, डायरेक्ट टैक्सेस में। कितना कितना कर दिया गया बताइए? 20 है, 25 है, क्या है? पहले 30 था, अब कितना हो गया है? ये चीजें क्यों मिस करते हो मेरे भाई? तो यहाँ पे खैर जो इस मीटिंग में बात हुई G7 में, वो ये कहा गया कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स भी आप लगाओ, क्योंकि देखो अगर हम फोर्स कर रहे हैं उनको टैक्स दें, तो कई सारे जो चालाक टाइप के छोटे मोटे जो कंट्रीज होते हैं जिनके यहाँ और कोई इकोनॉमी चलती नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि अच्छा, और कंपनियां भी ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जिनको क्या बोलते हैं, टैक्स हेवन्स। हेवन, ये स्वर्ग वाला हेवन नहीं है, HAVENS बोलते हैं, टैक्स हेवन्स बोलते हैं। वो क्या कहेंगे, अच्छा आपका इंडिया जो है 25% लगा रहा है, एक काम करो, हम जैसे कि मॉरिशस और ये सब लोग, मॉरिशस हो गए, सिंगापुर हो गए, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन्स, आपका लेशंसबर्ग हो गया, साइप्रस हो गया, कई सारी पनामा, कितने कंट्रीज का नाम सुनाओ। ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा 25 इंडिया ले रहा है, एक काम करो, वो कहेगा यूएस की कोई कंपनी है, मान लीजिए गूगल है, ठीक, एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं, तो उसने कहा कि यार इंडिया में तुम 25 क्यों दे रहे हो? एक काम, गूगल क्या करता है कि वो जाएगा अपना, मान लीजिए मॉरिशस या कहीं चला गया, वहां पे मॉरिशस ने कर दिया कि हम सिर्फ 5% लेंगे। तुम एक काम करो गूगल भैया, तुम काम करो यहाँ पे, ठीक, इंडिया में, इंडिया से पैसा छापो, लेकिन तुम एक सब्सिडरी हमारे यहाँ खोल लो, और पैसा जो है, वो टैक्स जो है वो हमारे यहाँ भरो। ये चीजें होती हैं अभी फिलहाल। तो और हमारे यहाँ जो है इसको कितना, वहाँ 25% पे देना पड़ता है, इंडिया से पैसा छापा, लेकिन इंडिया को ना कुछ पैसा देके इन्होंने एक सब्सिडरी अपनी खोल ली और यहाँ पे जो है टैक्स दिया। ठीक, टैक्स दिया कितना, सिर्फ 5%, 20% का प्रॉफिट, बिल्कुल खरा प्रॉफिट। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि ग्लोबल ही 15% कर दो, 15% से नीचे कोई ना दे करे, जितने भी टैक्स हेवन है। अब इसमें देखिए मुश्किलें तो हैं, क्योंकि टैक्स हेवन कोई मानने वाला तो नहीं है। अभी G7 ने किया, एक तो ये भी है कि यार कि अपनी अपनी जो है टैक्स और फाइनेंशियल बनाने की अपनी संप्रभुता है ना यार, सॉवरेनिटी है, काहे घुस रहे हो हमारे यहाँ? तो ये वाली चीज़ भी है। तो हालांकि यहाँ पे डिसीजन दूसरा हुआ कि 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। देखिए एग्रीमेंट ने ये भी कहा है, डिस्कस किया है कि अब इस चीज़ों को, अभी जब जुलाई में होगी सेंट्रल बैंक ऑफ फाइनेंस वित्तीय मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, G20 वाले में, वहाँ पे भी इस बात को रखेंगे। अच्छा, न्यूनतम दरें क्या है, 15% रखो, ताकि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लो टैक्स वाली जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हो सकें। और साथ ही साथ ये भी है कि कई जगह देखा गया है कि 30 साल से रेस चली आ रही है कि कौन कितना कम टैक्स ले सकता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और इसमें मजे कौन कर रहे हैं, MNCs। वो लूप होल्स देखते हैं और वहाँ पे जहाँ पे उनको टैक्स मिलता है, टैक्स हेवन में जाके वहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक, इंडिया में कितना टैक्स है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो करिएगा। यूएस का प्रपोजल है कि हाइयर पे रखा जाए, 21% पे कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम रखा जाए, हालांकि 15 पे हुआ है। और जितने भी लोग मान लीजिए इसको नहीं मान रहे हैं, तो यूएस ये कह रहा है उनके ऊपर लगाओ प्रतिबंध, ऐसी तैसी, इनको, इन कंट्रीज के ऊपर लगाओ प्रतिबंध कि ये जो है इनको आर्थिक के रूप से जो है कमजोर किया जाए। अगर ये वैसे हम लोग को फायदा नहीं पहुंचवा दे रहे हैं, तो हम भी इनको क्यों फायदा पहुंचने दें। और इंक्रीज मतलब ऐसे टाइम पे आया जब पेंडेमिक जो है कॉस्टिंग गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर। अब देखो, अभी तक तो सब चीज़ ठीक चल रही थी, दुनिया की चरमरा गई है अर्थव्यवस्था। अब उनको जो है टैक्स किसी तरीके चाहिए, टैक्स के बिना जो है गवर्नमेंट जो है पतली हो जाती है, समझना मेरी बात। ठीक, उसका जो है फूड क्या है, टैक्स है, और टैक्स नहीं मिलेगा तो अब जो है नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए थे पहली चीज़ें अब हो रही हैं। ठीक, टारगेट कौन है, लो टैक्स जुरिसडिक्शन है, जो कि जो है अपना कम टैक्स लगाते हैं। ठीक, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनसे कहते हैं अपनी सब्सिडरी हमारे यहाँ खोलो, जो मैंने आपको समझाया। इसमें कई सारे हैं, ठीक है, एप्पल हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, नाइकी और स्टारबक्स, ये भी ये सब काम करते हैं।
और ये सब्सिडरी खोल के छोटी छोटी कंपनियां आयरलैंड में, कैरेबियन नेशन में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बहामास, पनामा, ठीक, इन सब में जाके कम टैक्स भरते हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, वहीं संप्रभुता वाली प्रॉब्लम है। और मिनिमम रेट जो है वो कौन अपने कंट्री लगाने की कोई नहीं मानेंगे, देखना आप। और अभी बैकड्रॉप में इस पैंडेमिक में देखा गया कि IMF, वर्ल्ड बैंक और इन सब के डाटा ये बता रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री तो भैया पीछे चले गए, बहुत पीछे। इंडिया जो है करीबन 10 साल पीछे हो गया आर्थिक उसमें देखा जाए तो। हालांकि ये कोविड तो अभी है, ये सब विमुद्रीकरण के बाद से चीज़ें पीछे जाना चालू हो गई थी। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है यूपीएससी मेंस GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में, वो इसी से संबंधित है। मैंने यहाँ पे 6 आप लोग को टॉपिक दिए हैं जो इकोनॉमी से ही हैं, और जो मैंने ऊपर समझाया उसी से ही कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। इन लोग को आपको जो है हर किसी को 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, 6 हैं तो 300 वर्ड है, तो बिल्कुल ज़्यादा नापने की जरूरत नहीं है, कम कम में ही लिखो, 250 वर्ड में ही लिख देना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेप्स। बेप्स क्या है? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक, ये ऐसे ही है। आधार क्षरण, लाभ स्थानांतरण, राउंड ट्रिपिंग दूसरी चीज, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तीसरी चीज। अब बोलते बोलते मुझे और याद आ रहा है लेकिन अभी नहीं पूछूंगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट, ठीक, ये चौथी चीज। टैक्स हेवन समझाया, पांचवी चीज। इक्वलाइजेशन लेवी, ये छठी चीज। इन सब के बारे में आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसमें हम लोग प्रीलिम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए इसको समझते हैं। इसको हम लोग ने नाम दिया है कौन बनेगा ISP से। इसमें INS संधायक से संबंधित जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ये समुद्र का तल है तो इसके ऊपर कहाँ पे कैसे क्या इसकी हाइड्रोग्राफिक क्या चीज़ें हैं उन सबको सर्वे करता है। तो INS संधायक ये करता था और स्वदेशी था, ये बनाया गया था हमारे यहाँ ही। ठीक, और जो है पहला जो है स्वदेशी डिज़ाइन बिल्ड था। इस शिप को जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 मेजर्स ने हाइड्रोग्राफिक के सर्वे किए और कई सारे माइनर सर्वे भी किए। इसको 40 साल के बाद डीकमीशन किया जा रहा है। सभी स्टेटमेंट बिल्कुल खरा सोना है, 100% सही हैं। कोलकाता 1978 में इसको लाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। इंडियन नेवी में 26 फरवरी 1981 में लाया गया था। अब इसको डीकमीशन किया जा रहा है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम पे। विशाखापट्टनम बताइए वेस्ट कोस्ट पे है कि ईस्ट कोस्ट पे, इधर है कि इधर है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बस ये चाहता हूँ किसी तरीके से उस मैप पे पहुँचो, वहाँ पे जाके कुछ और चीज़ें भी देखो, ताकि रोज देखना जरूरी है। आप लोग एक बार में 2 घंटे में सारी चीज़ें नहीं मैप की कर सकते, लगातार रोज आपको 10 मिनट देने चाहिए। ठीक, अगला जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है यॉन टैब स्कीम। यॉन टैब स्कीम जो है ये किससे संबंधित है? इसके स्टेटमेंट बताइए कि सही है कि नहीं। देखिए अभी जो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं ने छात्रों के लिए यून टैब योजना चालू की है। अब आप लोगों को पता है कि दिल्ली के ये अनिल बैजल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, चलो ये इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन यून टैब जो है ये यहाँ नहीं चालू हुई है, कहीं और चालू हुई है, आपको ऐसा आशंका है। ठीक, तो आपने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, अभी इसको क्रॉस टिक नहीं लगाया कुछ भी। फिर आपने अगला देखा कि ये स्कीम है कि 12,300 टैबलेट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। ठीक, अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन अलग से ये कि टैबलेट किससे संबंधित है, उसमें है नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो आपने देखा अच्छा ये सही है, तो A, B और D हो सकता है। फिर आपने अगला स्टेटमेंट पढ़ा कि ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का और ये लॉन्च किया गया टेक्निकल सपोर्ट के आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्निकल सपोर्ट से। ये वाला स्टेटमेंट से 2 और 3 भी हो सकता है और B और D में से कोई एक हो सकता है, ये वाली बात है। लेकिन पहला वाला अगर गलत हो गया तो B आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा यार पहला वाला गलत है। ठीक, आपको ये लगा तो मार्क करो। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख जो है RK माथुर, उन्होंने ये स्कीम चालू की है। 12,300 टैबलेट दिए जाएंगे लेह में जो है बच्चों में ये दिए जाएंगे। ये टैबलेट किससे संबंधित हैं ये आप लोगों को जवाब देना। इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। बहुत ही अच्छे आंसर्स आप लोग कमेंट सब लोग कर रहे हैं। सौम्या सिंह जी हैं, आपकी निहारिका द्विवेदी जी हैं, आपका जो है अभिलाषा जी हैं, ठीक है, और रुचि पांडे जी हो गए, आपके शुभम राज जी इधर नहीं लिख रहे हैं, आपका इमरान हो गए, और जो है कई लोग बहुत अच्छा, राहुल पांडे जी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इसी तरीके से लिखते रहो। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन तोड़ो, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ो, इस मिशन को पूरा करो, आगे बढ़ाओ। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताओ कि सुबह 6 बजे कम टाइम में ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन और सटीक जो है आसान भाषा में अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आप लोग हमारे इस चैनल पे ओनली करंट अफेयर चैनल पे आप लोग
जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है पेड ग्रुप में, ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए यूपीएससी के सपने और ईपीएफओ के सपने को पूरा करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए, तो इसका कंप्लीट पेड ग्रुप भी है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, जो कि हैं 8564880530, 9696066089। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।